देखो यार, पढ़ते तो हम डेली बेसिस पे हैं। हम रोज़ ये सीखने की कोशिश करते हैं कि कैसे प्रीलिम्स और मेंस को इंटीग्रेट करके पढ़ा जाए। जब हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं, हमारी यही कोशिश रहती है कि कैसे हम दो न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ें, उसे कैसे हम स्टैटिक पोर्शन के साथ में कनेक्ट करें। इसके साथ साथ हम डेली बेसिस पे, जैसा कि सब कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपना बेस बनाओ, हम इसको भी करने की कोशिश करते हैं। इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ हम तो डेली बेसिस पे नए क्वेश्चंस को भी बनाते हैं जब हम आर्टिकल्स को पढ़ते हैं। ये तो हम कर ही रहे हैं, मगर आज के पर्टिकुलर इस लेक्चर में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि इस पेपर को निकालना कैसे है। तो डेली बेसिस पे हम जो काम करते हैं उसकी आपको उपयोगिता समझ में आएगी, उसकी आपको इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। आज मैं आपको एक्चुअली में ये समझाना चाह रहा हूँ कि हम जिस तरीके से डेली बेसिस पे चीज़ों को पढ़ रहे हैं उसका क्या इम्पोर्टेंस है। और ये जो मैं आपको चीज़ बोल रहा हूँ, ये मैं जो भी चीज़ें आपको क्लेम करूँगा या मैं जो भी चीज़ें आपको देखने के लिए बोलूँगा, ये एग्ज़ाम के बाद की एक भी चीज़ नहीं होगी। ये सारी चीज़ें प्रीलिम्स के पहले चैनल पे या कोर्सेज के अंदर आपको पढ़ाई गई हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, इसमें एक पर्सपेक्टिव होगा मेरा खुद का और दूसरा पर्सपेक्टिव होगा मेरे स्टूडेंट्स का। देखो, एक क्वेश्चन को क्रैक करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो अब जिन स्टूडेंट्स ने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है, उनका जो व्यू पॉइंट है वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अपना व्यू पॉइंट तो दूंगा ही, मैं साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि जिन स्टूडेंट्स ने इस पेपर को क्रैक किया विद अ वेरी गुड मार्क्स, उन्होंने उस क्वेश्चन को कैसे पर्टिकुलरली अटेम्प्ट किया। तो आज मैं आपको यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। वैसे तो अगेन आई एम रिपीटिंग माई ओन वर्ड्स डेट वी डू दिस ऑन डेली बेसिस, बट देन टू फॉर टुडे specifically we are focusing on the UPSC prelims 2023 paper so that you can understand the importance of the work we do on the daily basis। तो देखो, हम आज बात करने वाले हैं जिन क्वेश्चंस के बारे में, वहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आएगी। इनफैक्ट एक नहीं, बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, जिसमें आपको मेजरली ये समझ में आएगा कि ये जो हार्ड वर्क है इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। यू हैव टू डू द हार्ड वर्क, like you have to do the mapping by yourself। it doesn't matter how many maps I will provide you। आपको खुद से पेन पेंसिल चलाना पड़ेगी, आपको चीज़ों को मार्क करना पड़ेगा, आपको अपने हाथ दुखाने पड़ेंगे। ये मैं भी आपको दिखाऊंगा। मगर अब सिर्फ हार्ड वर्क से भी आपकी एग्ज़ाम नहीं निकलेगी, ये भी बात मैं आपको बता दूं। कुछ लोगों के लिए ये बात अच्छी हो सकती है, जो हार्ड वर्क पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं, जो इंटेलिजेंस डेवलपमेंट पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को ये बात बुरी लगे कि यार मुझे तो सिर्फ हार्ड वर्क ही करना है, कुछ ऐसी चीज़ हो। खैर, एग्ज़ाम क्या चाहती है, हमेशा उस चीज़ को ध्यान रखना। देखो यार, ऑलवेज ट्रीट दिस एग्ज़ाम एज अ बिजनेस। हियर इज़ अ प्रोड्यूसर एंड हियर इज़ अ कंज्यूमर। बिजनेस में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो चीज़ कंज्यूमर को चाहिए प्रोडक्ट वही बनाया जाता है। इट डजेंट मैटर कि वो प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है। अगर कंज्यूमर मांगता है कि उसे कीचड़ चाहिए, अब अगर आप उसे रसमलाई बना के दोगे तो भी उसे पसंद नहीं आएगी, क्योंकि उसकी डिमांड क्या है, वो तो कीचड़ है। ठीक है, तो यूपीएससी जो चाहती है उसे वो दो। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो कीचड़ चाहती है और हम रसमलाई दे रहे हैं, है ना। मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा था। दूसरी चीज़, स्मार्ट गैस, ये क्या होता है। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक जनरली चीज़ सुनी होगी जिसका नाम है एलिमिनेशन। ये जो एलिमिनेशन है, ये क्या है, मतलब ये तुक्केबाजी है कि भैया क्वेश्चन देखा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100, और धागा निकाल के मार दिया टिक। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो मैं यहाँ पे सिर्फ गैस वर्क लिखता, न कि स्मार्ट गैस लिखता। समझेंगे क्या है। स्किप फुद्दू क्वेश्चन। आपको लगता है कि मेजॉरिटी क्वेश्चंस को अगर मैं अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ तो मेरी प्रिपरेशन पूरी है, जवाब है गलत। आप अगर ये चीज़ को पकड़ पा रहे हो कि मुझे किस क्वेश्चन पे अपनी किस्मत को आजमाना है या अपनी प्रिपरेशन को
आजमाना है, तो आप सही दिशा में जा रहे हो। तो ऐसे कौन से फुद्दू क्वेश्चन है जिनको आपको छोड़ना चाहिए, हम उसकी बात करेंगे। प्लस आपका इस पूरी एग्जाम में कॉमन सेंस के साथ बैठना कितना इंपॉर्टेंट है, ये भी आप क्वेश्चंस को करते हुए देखोगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू द कमांड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ इतने भाषण के बाद, क्योंकि भाषण आप जानते हो मैं बहुत कम देता हूँ, चीज़ों को सिर्फ एक्सप्लेन करना मुझे पसंद है। मगर क्योंकि ये जो चीज़ है पर्टिकुलरली जो मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ, इसके लिए पहले ये चीज़ें ज़रूरी थी। चलो खैर, शुरू करते हैं कुछ चीज़ों से। देखो, यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के अगर आप पेपर को उठाओगे तो आप लोगों को कुछ अलग अलग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे ये एक टाइप 1 है जिसमें आपको 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ओनली 1 ओनली 2, और यही इस पेपर में सबसे ज़्यादा टफ बना दिया था क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस इतने टफ नहीं थे, इन ऑप्शंस ने उसे टफ बना दिया था। ये सब आप जानते हो, इसमें मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग टाइप्स तो आगे देखेंगे क्वेश्चन के जैसे जैसे बढ़ेंगे। पहले कुछ चीज़ों को डिस्कस करते हैं। देखो, कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ में इंडिविजुअल बेसिस पे डिस्कस कर चुका हूँ, जिसकी प्लेलिस्ट आपको मैंने नीचे दी हुई है। बताता चलूँगा कि ये क्या चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, इसको मैंने कैसे इंटीग्रेट किया है, कैसे आप सारी चीज़ों को समझोगे। अभी सिर्फ आप सुनते जाओ। सबसे पहले मैं एक ऐसे क्वेश्चन को उठाता हूँ आपके सामने जिस क्वेश्चन ने बच्चों का दिमाग हिला दिया कि यार ये क्या पूछ रहे हैं, मतलब नाम नहीं सुना है कभी, क्या है ये र्यूटाइल इल्मेनाइट, मतलब मेरी तो जुबान लड़खड़ा गई थी। मेरा एक स्टूडेंट ये बोलता है आके मुझे पेपर के बाद कि ये क्या है सर, ये इल्मेनाइट र्यूटाइल। अब देखो यार, अब इसे आप किस्मत बोल सकते हो या फिर आप इसे बोल सकते हो कि तुक्का बैठ गया। ये गलती से हम लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ लिया था, बट मैं आपको बहुत बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा। नहीं भी पढ़ा तो आपको कैसे चीज़ों को समझना है वहाँ पे बैठ के। आप में से मुझे पता है अभी भी 99% बच्चों को ये बात नहीं पता होगी कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी से उठाया है क्वेश्चन, ठीक है। एक टूथपेस्ट का आर्टिकल दिया हुआ है, उससे क्वेश्चन उठाया है, मैंने टेलीग्राम पे डाला हुआ है, आई होप आप सबने देखा होगा, ठीक है। वहाँ पे टूथपेस्ट की बात चली है जिसमें ये यूज़ होता है। खैर, अब देखो, ऐसे तो एनसीईआरटी में 1000 चीज़ों की बात की हुई है। अब मैं बोल दूं कि 1000 में से 1000 चीज़ें याद कर लो, जिसकी प्रोबेबिलिटी आने की बहुत कम है, तो ये कोई बहुत अच्छा सजेशन नहीं होता है, ये बात मैं जानता हूँ। तो मान के चलते हैं कि एनसीईआरटी में जो दिया है वो आपने नहीं पढ़ा, नहीं भी पढ़ना चाहिए। ये देखो, ये होती है एक सबसे पहली नई सीख कि एनसीईआरटी में तो 1000 चीज़ें दी हैं, आप हर चीज़ पे कमांड नहीं कर सकते। ये पहली सीख ली हमने। तो भले ही एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैं आपको सिर्फ ये इसलिए बता रहा था कि अभी भी आपको ये चीज़ पता नहीं होगी कि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली एनसीईआरटी में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पे जाना, इस क्वेश्चन को देखना, कम्युनिटी पोस्ट पे जाओ यूट्यूब की, वहाँ पे जाके देखो हमने इसे कहाँ पढ़ा था। खैर, अब मैं आता हूँ दूसरे व्यू पॉइंट पे। देखो, इल्मेनाइट और र्यूटाइल, क्वेश्चन पढ़ो क्या है। ये अबंडेंटली अवेलेबल है। क्या लिखा है? अबंडेंटली अवेलेबल, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है इन सर्टेन कोस्टल ट्रैक्ट्स ऑफ इंडिया। कोस्टल ट्रैक्ट्स इमेजिन करो, ऐसा ये कोस्टल ट्रैक्ट्स में अवेलेबल है। क्या आप लोग ये सोच पा रहे हो, केरला, मोनेजाइट सैंड, थोरियम, ये हर बच्चा पढ़ के जाता है, हर बच्चा। तो अगर आपने ये मोनेजाइट सैंड थोरियम के बारे में थोड़ी सी भी बात पढ़ी है तो आपके दिमाग में एक चीज़ तो क्लिक कर गई होगी कि यार ये जो चीज़ है ये कुछ इस तरीके की चीज़ होना चाहिए या हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इल्मेनाइट एंड र्यूटाइल abundantly available in certain coastal tracts of India are rich sources of which one of the following? अब ये इनमें से किसके रिच सोर्सेस हैं? इल्मेनाइट और र्यूटाइल जो हैं, दे आर रिच सोर्सेस ऑफ विच वन आउट ऑफ दीज? अब देखो, जब मैं एग्जाम में बैठा हुआ हूँ तो ये स्टूडेंट ने सोचा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर मैं अपना व्यू पॉइंट भी बताऊंगा। तो स्टूडेंट जब एग्जाम में बैठा तो उसने सोचा कि यार अगर ये कोई ऐसी चीज़ है,
अब ये किसका रिच सोर्स है वो तो बाद में देखेंगे। अगर ये कोई ऐसी चीज़ है जो कोस्टल ट्रैक्ट्स पे लोकेटेड है, डेट मीन ये मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने बेसिक्स पढ़े हैं कि ये प्लेसर डिपॉजिट्स होना चाहिए। इसका मतलब ये इरोजन के थ्रू ऊपर आए हुए होंगे। इसका मतलब अगर ये इरोजन के थ्रू ऊपर आए हैं तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल नहीं होंगे, बट ऑब्वियस सी बात है। अब अगर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल नहीं होंगे हमारे देश में, तो न ये एल्यूमिनियम हो सकता है, न ये कॉपर हो सकता है, और ना आयरन हो सकता है। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये तो हवाबाजी कर रहा है, ये क्या हुई बात। लॉजिक लगाने की कोशिश करो, सोचने की कोशिश करो कि अगर ये दोनों रिच सोर्सेस होते ऑफ ईदर ऑफ दीज, तो क्या आपने इनको पढ़ा नहीं होता? क्या आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी है? राजस्थान में मेजरली कॉपर, आयरन स्टील इंडस्ट्री के बारे में आप पढ़ते हो। एल्यूमिनियम किससे निकलता है? बॉक्साइट से, ये आप पढ़ते हो। वेदांता ग्रुप के बारे में आपने पढ़ा है, नियामगिरी हिल्स के बारे में, वहाँ के जो ट्राइबल ग्रुप हैं वो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसने नहीं पढ़ा है इनके बारे में? आप सब ने पढ़ा है। कहने का मतलब ये है कि ये दो चीज़ें जो हैं, जो कोस्टल ट्रैक्ट्स में अवेलेबल है, इसमें ज़रूर कोई ऐसी चीज़ होती होगी, क्योंकि ये प्लेसर डिपॉजिट्स हैं जो इरोजन के कारण ऊपर आई हैं, रॉक्स हैं बेसिकली। ठीक है, जो इरोजन के कारण ऊपर आई हैं, तो अब इसमें से जो भी चीज़ निकलेगी वो भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल नहीं होगी। ये अबंडेंटली जो अवेलेबल लिखा है, ये कोस्टल ट्रैक्ट्स पे लिखा है। ये नहीं लिखा उसने कि अबंडेंटली अवेलेबल इन इंडिया, उसने लिखा है अबंडेंटली अवेलेबल इन सर्टेन कोस्टल ट्रैक्ट्स ऑफ इंडिया। तो क्या आप ये बात समझ पा रहे हो कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में भारत में अवेलेबल हो ही नहीं सकती? और अगर ऐसी कोई चीज़ है इन चारों में, तो आपको मजबूरन एक ही जवाब लगाना पड़ेगा, और वो है टाइटेनियम। सोच के देखो। और ये जो मैं व्यू पॉइंट बता रहा था, ये एक स्टूडेंट का व्यू पॉइंट है जिसने इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, जो कि बिल्कुल ठीक तरीका था। ठीक है, इसमें एक और चीज़ हो सकती है। देखो, बीइंग अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट, अगर मैं आपको पहले ये पॉइंट बताता तो मेरी तरफ से ये चीज़ गलत सिग्नल जाता, क्योंकि मेरी कमांड एल्यूमिनियम, कॉपर, मैं आपको हर चीज़ के दो दो इंडस्ट्री के नाम बता सकता हूँ, बट क्योंकि वो चीज़ यहाँ पे हर स्टूडेंट के लिए अप्लाई नहीं होती, इसलिए मैंने उस चीज़ को स्टार्टिंग में नहीं बताया। बट ये चीज़ तो आप सब जानते हो कि अगर ये एल्यूमिनियम, कॉपर और आयरन से रिलेटेड होता, तो आपने कभी तो अपनी प्रिपरेशन में पढ़ा होता। सोच के देखो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल नहीं होता है भारत में, इसीलिए आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा। सोच के देखो आप। और अगर आपका जवाब ये है कि यार ये तो बिल्कुल फर्जी बातें हैं, तो आई हैव टू से दिस टू यू कि देखो, अगर आप इस लॉजिक को डेवलप नहीं करोगे, अगर आप इस तरीके से अपनी सोच को डेवलप नहीं करोगे, तो आप दुनिया में कितनी भी चीज़ें पढ़ लो, आप इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। ये क्वेश्चन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने छोड़ दिया था, जो कि लॉजिक के थ्रू सॉल्व हो सकता है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि अभी तक मैंने आपको जो भी व्यू पॉइंट दिया इस क्वेश्चन के बारे में, जैसे कि एनसीईआरटी के बारे में जहाँ से डायरेक्टली उठाया गया है, जैसे एक स्टूडेंट के व्यू पॉइंट में जो कि प्लेसर डिपॉजिट का था, अब मैं आपको एक और व्यू पॉइंट बताता हूँ। और ऑफकोर्स जो तीसरा मैंने दिया था कि मेजरली अवेलेबल होता तो हमें पता होता, मैं आपको एक और व्यू पॉइंट देता हूँ। यार सोच के देखो कि अगर मैं इंडिया का मैप यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, तो क्या आप लोग बॉक्साइट ओडिशा में, कॉपर राजस्थान में, आयरन स्टील इंडस्ट्री झारखंड, बिहार, क्या आप इन चीज़ों को मार्कआउट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? सोच के देखो कि इनमें से आपको कितनी चीज़ें कोस्टल ट्रैक पे मिलती हैं। कोस्ट पे क्या मिलता है आपको? कॉपर मिलता है, एल्यूमिनियम खोद के लाते हो, आयरन लाते हो, क्या लाते हो? अगर आपको ये सिंपल सा थॉट समझ में आ जाता कि भैया मैंने बॉक्साइट माइनिंग के बारे में पढ़ा है, नियामगिरी हिल्स पे लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं ट्राइबल लोग, कॉपर के बारे में मैं जानता हूँ, आयरन स्टील इंडस्ट्री के बारे में तो मैंने रटा हुआ इकोनॉमी में, ये कैसे पॉसिबल है? आप खुद सोचना अब इसके बारे में। ठीक है, ये मैंने इतने सारे व्यू पॉइंट दिए हैं आपको, जहाँ से अब आप ये नहीं बोल सकते कि इसमें से सारे ही व्यू पॉइंट फर्जी हैं। ठीक है, आपको एक लग सकता है, दूसरा लग सकता है, बट यू हैव टू थिंक लाइक दिस एंड हैव टू स्टिक ऑन दैट पर्टिकुलर व्यू, जो भी आपको ठीक लगता है। सोचना तो पड़ेगा। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। देखो,
ये वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जिसने, ये दूसरा क्वेश्चन मैं मानता हूँ जिसमें दिमाग हिल गया कि यार ये क्या पूछ रहा है, वो क्यों पूछ रहा है भाई। देखो, अब यहाँ पे आपको एक ट्रिक काम आएगी। वैसे तो देखो, मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता दूँ, ये जो ट्रिक्स होती हैं, ये जो एलिमिनेशन, ये सारी चीज़ें काम जब ही आती हैं जब आपने पढ़ाई की हो। अब इसमें कुछ स्टूडेंट्स का व्यू पॉइंट ये रहता है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कि ये सब ट्रिक्स एंड एलिमिनेशन टेक्निक्स फर्जी होती हैं। अगर आप इस व्यू पॉइंट को लेके चलते हो, वेल वेरी गुड, देन यू हैव टू स्टडी वेरी हार्ड और आप उसको करो, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मगर जो स्टूडेंट थोड़ी सी समझदारी के थ्रू, गेस वर्क के थ्रू और थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू ये ट्रिक्स को सोचना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे। इन दी एंड देखो यार, नॉलेज बाद में आएगी। मैं बहुत बार क्लास में एक चीज़ पूछता हूँ स्टूडेंट से, जब भी वो नया नया ज्वाइन करते हैं कोर्स को, या मैं कहूँ जब भी मैं कहीं किसी नई क्लास में जाता हूँ, कि क्या एम है तुम्हारा पढ़ना, ये जो पढ़ाई करोगे तुम मेरे साथ, इसका क्या एम है। सबका जवाब आते हैं, हमें नॉलेज गेन करनी है, हमें अच्छा इंसान बनना है। सब सही आंसर है, मुझे एग्ज़ाम क्लियर करनी है। ठीक है, जो वो पूछ रहे हैं, जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, अगर उसमें कोई एक ऐसी हिंट है जो हम पकड़ के उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो भाड़ में गई नॉलेज। क्वेश्चन सॉल्व करो, पहले पेपर निकालो, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। ठीक है, पूरी दुनिया जमाना पड़ा है, कर लेंगे नॉलेज गेन। देखो, क्वेश्चन पढ़ो क्या है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। 3/4 ऑफ वर्ल्ड जो कोबाल्ट है, जिसे बैटरीज बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल की, प्रोड्यूस बाय कौन सा देश करता है। ठीक है, क्वेश्चन तो आप खुद पढ़ लेना, समझ भी गए होगे मैंने समझाया जो। अब देखो, जो मैं ट्रिक की बात कर रहा था, हमेशा आप एक चीज़ नोटिस करना, और मैं आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ों में बताऊंगा अभी। जब भी जो नियर वन ऑप्शंस होते हैं, यूपीएससी आंसर वही पिक करती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ये अफ्रीकन कंट्री, ये अफ्रीकन कंट्री। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो आंसर जो है वो इन दोनों में से ही होना चाहिए। ठीक है, अभी हम आगे चल के और ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे, चिंता मत करो, ये एक लौता नहीं है कि गलती से आ गया होगा, अभी हम और भी देखेंगे। अब यहाँ पे अर्जेंटीना दिया हुआ है और यहाँ पे कजाकिस्तान दिया हुआ है। अब मैं आपको ये सिखाऊंगा कि इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करके आए थे मेरे। ठीक है, और ये जो चीज़ है, ये सिर्फ और सिर्फ न ट्रिक से बनेगी, न लॉजिक से बनेगी, और न हार्ड वर्क से बनेगी, ये तीनों के कॉम्बिनेशन से बनेगी, और ये मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखो, अगर आप लोगों ने मैपिंग के वीडियोस अच्छे से देखे हुए हैं, और ये मैं ऐसा नहीं है कि ये जो पेपर हो गया उसके बाद लेके बैठा हूँ, फटाफट सारी चीज़ें बता देता हूँ, लिख देता हूँ, आप जाके देखो। अभी के अभी सेंट्रल एशिया की मैपिंग डालना यूट्यूब पे, ठीक है, वहाँ पे आपको वीडियो मिलेगा। यहाँ पे हमने सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में स्पेसिफिकली, अगर आप देखोगे, और ये चीज़ आपको वीडियो में मैंने समझाई है, जो कि आज से 1.5 साल पहले का है, और ये आज भी उतना ही रेलिवेंट है, अगले 3 साल बाद भी उतना ही रेलिवेंट रहेगा। कजाकिस्तान मेजरली किस चीज़ के लिए फेमस है, क्या होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा, क्या लिखा है ये, यूरेनियम। तो अगर वहाँ पे यूरेनियम होता है तो दोस्त ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, लाइकवाइज अगर आप साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की मैपिंग जाके देखोगे, अभी देखना, वीडियो सेक्शन में जाना, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अर्जेंटीना जो है ये वहाँ से भी डिलीट हो जाता। हमने इसको देखा हुआ है, अर्जेंटीना के बारे में पढ़ा हुआ है, ऐसी अगर कोई चीज़ होती तो वहाँ पे मेंशन होती। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। तो ये हो गया तरीका पढ़ने वाला, जिसको इससे याद रह गया, अच्छी बात है। वरना ये जो ट्रिक है, हो सकता है कोई वो लगा देता कि यार मेरे को तो ट्रिक भी समझ आ रही है कि आंसर इसी में से होना चाहिए, और मेरी नॉलेज भी ये कहती है कि ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। तो 50-50 तक तो हम आ गए। ठीक है, अब क्या करें, तो अब इसका आंसर है कि अब मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, अब आपको यहाँ से अटेम्प्ट करना था, या तो कोई बी मार्क करके आ जाता, मेरे बहुत से स्टूडेंट्स बी भी करके आए, और बहुत से स्टूडेंट्स सी भी करके आए। ठीक है, बट एटलीस्ट मैं आपको ये समझाना चाह रहा था इस क्वेश्चन में कि आपने 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट करा, जो कि बाकी स्टूडेंट से आपको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आगे निकाल चुका है। ठीक है, अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये बाकी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट क्यों नहीं हो रहे हैं। तो अभी मैं सबसे पहले आप लोगों को वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करवा रहा हूँ जिन्होंने बच्चों का दिमाग हिला के रख दिया। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं,
इन क्वेश्चंस को मैं आपको बता भी चुका हूँ कहाँ पे मिलेंगे आपको ये। तो ये आपको ये इस वीडियो की प्लेलिस्ट में मिलेंगे, ठीक है। वहाँ पे आपको जाना है और इन चीज़ों को देखना है। क्योंकि ये आसान है इसलिए मैंने इनको आज के पर्टिकुलर लेक्चर में इंक्लूड नहीं किया है। आज के पर्टिकुलर लेक्चर में मैं सिर्फ उन क्वेश्चन से डील कर रहा हूँ जिससे एस्पिरेंट घबरा गया, जिससे एक्सपेरेंट फ्यूचर में भी घबराएगा, ठीक है। सिर्फ ये मुद्दा है आज के लेक्चर का। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऑल्दो ये क्वेश्चन अगेन बहुत इजी है, ठीक है। मैं कुछ आपको इजी क्वेश्चन बताऊंगा, मैं कुछ आपको स्किप करने वाले, मैं आपको सारी चीज़ें समझा रहा हूँ बस। मेरा यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है आपको ये सिखाने का कि क्वेश्चन देखो आंसर रटो और आगे बढ़ो। मुझे कोई सेंस नहीं इस चीज़ का, ठीक है। देखो अब यहाँ पे ये जो पर्टिकुलरली क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में हो सकता है मेरा बायस हो क्योंकि मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। मुझे नहीं पता आप लोगों की मैपिंग कितनी अच्छी है, बट हमारे यहाँ तो अमरकंटक हो गया है ना, विंध्या सतपुड़ा, ये तो बिल्कुल बाय हार्ट रहती है। अब जैसे मान लो कि ओमकारेश्वर का क्वेश्चन पूछ लें, महाकालेश्वर का, उज्जैन का, आई मीन टू से, तो ये चीज़ें हो सकता है कि मेरा बायस हो, बट ये क्वेश्चन मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ईजी लगा, ठीक है। जैसे बोल रहा है सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, यहाँ पे कार्डमम हिल, ठीक है। यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछ चुका है, जाके देखना। बिलीग्रेन हिल्स पता नहीं कौन सी थी, जैसे ही उस मैंने देखा ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुड़ा रेंज और ये हिल हमें पता ना हो, पॉसिबल ही नहीं है। अमरकंटक हिल, विंध्या सतपुड़ा, ये सह्याद्री लिख दिया। करें तो करें कैसे, इस चीज़ को कैसे करें, मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ। तो देखो यार, इसके लिए लगती है मेहनत। अब ये जो चीज़ है इसमें क्योंकि मैंने मेहनत की है, आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ मिलकर मेहनत की है, तो अगर मेहनत की है तो क्वेश्चन तो बनेगा ही। अब वो भले ही सदर्न मोस्ट वेस्टर्न घाट की कार्डमम हिल हो, ठीक है, मुझे पता है कि एग्जैक्टली सह्याद्री रेंज कहाँ आती है। अगर सह्याद्री यहाँ आती है और अमरकंटक यहाँ आता है तो विंध्या सतपुड़ा ही होना चाहिए। समझ रहे हो आप बात को। तो यार इस तरीके से आपको मैपिंग करनी पड़ेगी खुद से, इसको बार बार जाके प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जब ही जाके आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो मैं उम्मीद करूँगा कि मैं आपको दोनों जो व्यू पॉइंट थे वो समझा पाया हूँ, ठीक है। एक तो मेरी लोकेशन का एडवांटेज मुझे मिला और दूसरी मेरी प्रैक्टिस का, तो ये चीज़ आप भी कर सकते हो, ठीक है। अब जैसा मैंने आप लोगों को बताया था टाइप ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोगों ने देखा टाइप 1 क्वेश्चन कैसे पूछे, 1 2 3 और ओनली, ये ओनली वाले, ये टाइप 1 था इस पेपर में, ठीक है। अब आते हैं टाइप 2 क्वेश्चन पे। टाइप 2 क्वेश्चन कैसा है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बेसिकली एसर्शन रीजन जैसे आता था, आपको याद होगा, उस टाइप का दिख रहा होगा। तो दो स्टेटमेंट दिए और पूछा है कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, और क्या स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 का। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, ये भी एक और टफनेस क्रिएट कर दी। देखो यहां पे मैं पहले तो बताऊंगा आपको एक ट्रिक, और फिर मैं आपको बताऊंगा लॉजिक, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि हार्डवर्क कैसे काम आता है, ठीक है। देखो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में कुछ बातें बोली गई हैं, जैसे इंडिया यूरेनियम होने के बाद भी कोल पे डिपेंडेंट है फॉर मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। ठीक है भैया, सुन लिया हमने, इनफैक्ट हमने पढ़ा भी हुआ है, सब पढ़ते हैं, बताऊंगा मैं भी आपको। 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के बारे में तो पढ़ा ही होगा ना, 2 स्टेज 3 स्टेज, बस वो पढ़ा है, मतलब ये पढ़ा है। साथ ही वो बोल रहा है स्टेटमेंट 2 में कि यूरेनियम को एनरिच करना पड़ेगा टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60%, 60% तक एनरिच करो, इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, अरे भैया यूरेनियम को कितना एनरिच करना पड़ता है कि वो एटम बॉम्ब बन जाता है, क्या आपने ये नहीं पढ़ा न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए जब हम यूरेनियम के बारे में पढ़ते हैं। चलो कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा होगा। क्या जब ईरान न्यूक्लियर डील की बात चल रही थी तो आपने ये नहीं पढ़ा कि ईरान पे जो IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो विजिलेंस रख रही है उसको यूरेनियम 1 पॉइंट से ज़्यादा एनरिच करने नहीं दे रही है, ये भी नहीं पढ़ा। चलो कोई बात नहीं। अब इसके बाद में आती है ट्रिक। अब भाई कुछ भी नहीं पढ़ा तो कुछ तो करना पड़ेगा। देखो यूपीएससी जब भी ऐसे किसी फैक्चुअल डाटा को डालती है वो हमेशा गलत होता है, या मैं कहूँ मेजॉरिटी ऑफ द टाइम गलत होता है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, देखो ये जो ट्रिक्स होती है ना,
ये सबसे आखिरी में इसलिए बताई जाती है, और मैं इसीलिए इस चीज़ को हमेशा ये बात बात बोल के बताता हूँ बार बार, कि ट्रिक्स से कभी भी यूपीएससी में रिलाय नहीं किया जा सकता, ठीक है। बट आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि जब भी डाटा को यूपीएससी देता है वो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में गलत होता है, और ये केस यहाँ पे भी है। तो अभी मैं आपको पहले बताता हूँ, फिर मैं आपको लेके चलूंगा कि आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए था और क्यों ये आपको आना ही चाहिए था। स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। हमने ट्रिक लगाई, ये ऑप्शन क्योंकि डाटा दिया हुआ है गलत हो गया, तो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हो गया। एक ही ऑप्शन है जहाँ पे स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। आंसर लगाया सी, आगे बढ़े। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 ही जब गलत हो गया, ठीक है, और स्टेटमेंट 1 पता है नहीं पता है इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो सिर्फ एक स्टेटमेंट को पढ़ के, वो भी सिर्फ ट्रिक को लगा के, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गई एक चीज़। अब मैं बात करता हूँ हार्ड वर्क की। देखो, हम लोगों ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को पढ़ा है, और ये आज नहीं पढ़ा है, इसको पढ़े हुए 10 महीने से ऊपर हो चुके हैं। हमने एग्जैक्टली चीज़ें पढ़ी हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर कब बनता है और न्यूक्लियर बॉम्ब कब बनता है, यूरेनियम 235 क्या होता है, यूरेनियम 238 क्या होता है, या आइसोटोप क्या होते हैं, हम सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। ये जो 3 स्टेज का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। हमने इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं पढ़ी है? ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा था। अगर वो हमसे न्यूक्लियर रिएक्टर का कोई क्वेश्चन पूछ लेता, फ्यूजन फ्यूजन के बारे में कोई क्वेश्चन पूछ लेता, अरे ये तो छोड़ो, इसके अंतर्गत जो संस्थाएं काम करती हैं, जो यूरेनियम रिजर्व्स हमारे यहाँ पे कहाँ कहाँ पे हैं, हमारे यहाँ पे थोरियम के रिजर्व्स कहाँ कहाँ पे हैं, हमारे देश में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कहाँ कहाँ पे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अगर हम सबक लें, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन तो आपका सही जाना ही चाहिए। तो मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये समझ पाओ कि ऐसे क्वेश्चन को आपको क्यों अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ के आ रहे हो तो बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगी एग्जाम को निकालना। ठीक है, और 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम नहीं पढ़ा तो फिर क्या ही पढ़ा। खैर, एक और क्वेश्चन, बच्चों का दिमाग हिल गया। क्यों हिल गया? अरे भैया, ये जो मरुसिपल होते हैं ये तो कोई पढ़ाता ही नहीं क्लास में। कोई बात नहीं, क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं, शायद बन जाए। स्टेटमेंट 1 बोलता है मरुसिपल आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। हो सकता है नहीं होते हो नेचुरली फाउंड, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। ऐसे बहुत से जानवर होते हैं जो नेचुरली फाउंड नहीं होते हैं, है ना, वो वर्ड लिख रहा है क्योंकि नेचुरली फाउंड नहीं होता है, हो सकता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। मरुसिपल्स कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड विथ नो प्रीडेटर। प्रीडेटर बोला मतलब कोई जानवर ही होगा ये तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि जानवर की ही बात चल रही है, और क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट समझ में नहीं आया ना, हो सकता कोई पेड़ पौधा हो। ठीक है, अब प्रीडेटर बोल दिया तो जानवर ही है। ठीक है, मगर एक मिनट, ये क्या बोल रहा है जानवर के बारे में कि दे कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड। हाँ, हो सकता है ना, हो सकता है कोई पहाड़ पे एग्जिस्ट करता हो, कोई ठंड में एग्जिस्ट करता हो, कोई गर्मी में एग्जिस्ट करता हो सकता है कि सिर्फ माउंटेन ग्रासलैंड में ही थ्राइव कर पाता हो विथ नो प्रीडेटर। और भैया ये क्या हुआ? ये ऐसा कौन सा जानवर है जिसका कोई प्रीडेटर ही नहीं है, मतलब इसको कोई खा ही नहीं सकता? तो ये तो अमर हो गया, अजय है ये तो। हाँ, और अगर ऐसी कोई चीज़ है तो सोचो उसकी कितनी पॉपुलेशन हो जाती है अभी पूरी दुनिया में, मतलब इसका कोई प्रेडेटर ही नहीं है। कॉमन सेंस, ठीक है, कॉमन सेंस, या मैं कहूँ जिसे आप ट्रिक बोलोगे। अब इसको ट्रिक बोल लो चाहे कॉमन सेंस बोल लो, क्या ट्रिक है इसमें या क्या कॉमन सेंस है कि भैया ऐसा कौन सा जानवर है जिसके कोई प्रेडेटर ही नहीं है। स्टेटमेंट 2 साफ तौर पे गलत है। स्टेटमेंट 2 जैसे ही गलत हुआ, अगेन स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 1 आता है नहीं आता है इसका कोई मतलब नहीं है, रेलिवेंसी खोल दिया स्टेटमेंट 1 ने। तो आंसर क्या हुआ? आंसर सी हो गया, है ना। ये मैं सिर्फ वो क्वेश्चंस बता रहा हूं जिन्होंने दिमाग को हिला के रखा हुआ है। ठीक है, जिसने दिमाग को हिला के रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेजिव स्पीशीज। अच्छा, इन्वेजिव स्पीशी की बात चल रही है, जानवरों की बात चल रही है, बात चल रही है उनके डाटाबेस के बारे में। ये जो डाटाबेस है ये कौन सी संस्था निकालती है? देखो, एक कोई भी जो सीरियस एस्पिरेंट रहता है उसको ये बात पता है, वो 2 ऑप्शन को तो सबसे पहले आंखों से एलिमिनेट करेगा कि इनको तो हटाओ, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। मगर हाँ, अब
स्टूडेंट जो है वो इन दो ऑप्शन में अटक जाएगा। वो ये सोचेगा कि यार ये जो IUCN है इसकी रेड लिस्ट के बारे में मैं पढ़ता रहता हूँ, तो आंसर तो IUCN ही होना चाहिए, मगर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम भी हो सकता है। क्यों क्यों हो सकता है ये? क्योंकि अगर आपने इन्वेजिव स्पीशी के बारे में इस चीज़ को पढ़ा है, हमने इस आर्टिकल को डिस्कस किया था बहुत इलेबोरेटली, याद करो कौन सी मेजर इन्वेजिव स्पीशीज़ है नीलगिरीज में और इनके बारे में सारी चीज़ें, है ना। वहाँ पे हमने एक संस्था के बारे में पढ़ा था जिसका नाम है IPBES, और यहाँ पे हमने UNEP पढ़ा था। तो बहुत सारे बच्चे हो सकता है ये गलती कर दें, मगर यहाँ से एक चीज़ तो कन्फर्म है, आपका हार्डवर्क आपके काम आया। कैसे? कि आपको ये पता है कि ये दो तो नहीं है, ये बात तो कन्फर्म है। अब आंसर या तो ये है या ये है, क्योंकि रेड डाटा बुक लिस्ट के बारे में भी मैंने पढ़ा है, तो जवाब मैं ये लगा के आऊँगा। अगर मैंने इस टॉपिक को पढ़ा है तो मैं जवाब ये लगा के आऊँगा। ठीक है, तो 50:50 में हम इसको अभी मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि आपसे हो सकता है आपको गलत याद रह गया हो इन्वेजिव स्पीशी पढ़ते हुए, बहुत आम सी बात है। देखो अभी तो मुझे आंसर पता है, तो मैं तो बोल दूंगा कि नहीं नहीं देखो देखो, ये तो IPBES के अंदर हमने UNEP पढ़ा था, यहाँ पे तो IPBES पूछ नहीं रहे हैं, यहाँ पे तो कुछ और पूछ रहे हैं, तो आंसर यही होगा फिर। और इसको आप ऐसे तरीके से एलिमिनेट कर सकते हो। अगर मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा तो ये मैं बायस हूँ, क्योंकि मैं ये बात जानता हूँ कि इतनी चीज़ें पढ़ने के बाद में एस्पिरेंट ने अगर ये चीज़ करी ऐसे तो उसको ये चीज़ गलती होगी ही होगी, और इसको मैं भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम ये मान के चलते हैं कि बहुत सारे लोगों ने इसमें गलती कर भी दी होगी, मगर हम यहाँ से सबक ले सकते हैं अगली बार के लिए कि जब भी ऐसी कोई चीज़ हमारे सामने आएगी, हम अपना जो बेसिक ज्ञान होता है उसको भी पहले लगाएंगे। उसके बाद भी अगर गलती होती है कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चंस में गलती होना लाजमी है। ठीक है, बट क्योंकि यहाँ पे डाटाबेस की बात चल रही है जो IUCN ही मेजर करती है और बनाती है और रखती है, तो यहाँ पे उसका भी डाटाबेस वही बना रही है, तो IUCN इसका आंसर है। बट देन टू, आपने इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आपने दो ऑप्शन को एलिमिनेट करा जो बाकी बच्चे नहीं कर पाते, इस चीज़ को देख के ही छोड़ देते कि मैंने तो पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, चल इस क्वेश्चन के बारे में तो क्या ही कहना है, ये होती है ट्रिक। अब ट्रिक बोल लो, कॉमन सेंस बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, ट्रिक सुनने में मज़ा आता है तो मैं भी ट्रिक बोल देता हूँ। वो क्या बोल रहा है, हर जगह सम लगा हुआ है, ध्यान से देखो। अब वो बोल रहा है मशरूम की ये वाली प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, मशरूम में ये प्रॉपर्टीज़ भी, ये भी, ये भी। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ऐसे जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी क्वेश्चन, आप इतिहास उठा के देख लो प्रीवियस ईयर का, अगर कोई एक फूल, कोई एक पत्ती, कोई एक हर्ब, कोई एक श्रब्स के बारे में UPSC ने अगर कोई क्वेश्चन पूछा है और उसमें उन्होंने बोला है कि ये चीज़ का उपयोग इस फलानी ढिमका चीज़ में हो सकता है क्या, या इसमें ये प्रॉपर्टी है क्या, जवाब हाँ ही आएगा। क्या आएगा? हाँ। ठीक है, तो यार होता ही होगा ना, कुछ मशरूम की ये होती होंगी विदेश में, इधर उधर कुछ तो होता ही होगा। ठीक है, आप इतिहास उठा के देखो UPSC का। तो ये ट्रिक अगर आपको समझ में नहीं आती है, आपको अगर ये चीज़ ही नहीं पता है, आप तो बोलोगे कि नहीं मैं तो मशरूम के बारे में पढ़ के ही जाऊँगा। वेल, इट्स अप टू यू, क्या ये पॉसिबल है? जवाब है नहीं है। बाकी बच्चे तो इस तरीके से लगा के आएंगे अगली बार भी, और अगली बार भी वो आंसर वही होगा। ठीक है, तो बस आंसर बढ़ो, करो और आगे बढ़ो। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो कितनी सिंपल सी लॉजिक बोलो, इसको ट्रिक बोलो, इसको एलिमिनेशन टेक्निक बोलो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है एक, हिल गए बच्चे, क्या हो गया इंडियन स्क्विरल में? हिलना भी चाहिए, मगर यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हम इसके कुछ चीज़ों को कुछ देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं? शायद, आई एम नॉट श्योर, मगर एक स्टूडेंट ने मुझे ऐसा बोला कि उसने ऐसा सोचा कि देखो सर, दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग बोरोज इन द ग्राउंड, ग्राउंड में गड्ढा खोद के अपना नेस्ट बनाते हैं। उसने बोला देखो सर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिलेमा में। ठीक है, फिर बोलता है दे स्टोर देयर फूड मटेरियल इन द ग्राउंड, बोले सर करता ही होगा, अगर इसकी जगह लिखा होता आसमान में करता है, कहीं करता है, करता ही होगा कुछ ना कुछ तो, है ना। बट ऑब्वियस सी बात है,
तो सर मेरे को ये तो कंफर्म है, ये तो होना ही चाहिए, एकदम ही जनरलाइज्ड है। फिर लिखा है यहाँ पे ओमनीवोरस, दे आर ओमनीवोरस। अब उसने ऐसा तो नहीं लिखा कि दे आर नॉट ओमनीवोरस, है ना, उसने बोला होता ही होगा ओमनीवोरस, होता ही होगा। अगर बोले वो यहाँ पे कार्निवोरस लिख देता तो भी मान लेता कि कार्निवोरस भी होता ही होगा। अरे किसने देखा कोई कीड़े को खा ले, समझ रहे हो, ये भी होता ही होगा। तो मुद्दे की बात ये है कि अब ऑप्शन है सिर्फ ये, अब या तो मैं इसको सही मार्क करूंगा या मैं इसको गलत मार्क करूंगा। तो कहने का मतलब है कि अब या तो मैं ओनली 2 लगा के आता। अब यूपीएससी का एक और रूल ये कहता है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ के जाते हो तो, कि अगर 2 ऑप्शन आपके सही जा रहे हैं, थर्ड को मार्क करके आ जाओ, ओनली 3 या ऑल 3 का लगा के आ जाते हैं, आंसर सही है। ठीक है, फिर भी आप में से बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन लग सकता होगा कि ये तो हवाबाजी हो गई थोड़ी, मैं मानता हूँ इस बात को, बट जो मेरे पास फीडबैक आया, जिन स्टूडेंट्स ने निकाला, उनके लॉजिक आए, उनका क्वेश्चन सही है। ठीक है, अब आप ये भी बोल सकते हो उनका तुक्का लग गया, बट स्टिल दे हैव अप्लाइड देयर माइंड, सोच के देखना आप। ठीक है, खैर आगे चलते हैं। देखो अभी हम लोगों ने अभी 2 मिनट पहले सम की बात की थी, ठीक है। अरे भैया अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म चिपका दिया उन्होंने, कभी मशरूम चिपका देंगे, अब हो सकता है सम कोरल रीफ चिपका दें, हो सकता है सम एनिमल्स चिपका दें, हो सकता है सम पीपल चिपका दें। अब वो बोल रहा है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो दे कैन ग्रो इन एनवायरमेंट विद टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अरे कर ही सकते होंगे ना। अब मैं अगर आपको बोलूं कि कुछ स्पीशीज जो हैं वो सी के बहुत 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 ज़्यादा पैसिफिक ट्रेंच तक पाई जाती हैं, अब आप बोलोगे नहीं पता हमको, अरे पाई ही जाती होंगी, होती होंगी, बाय डिफॉल्ट मान लो कि होता ही होगा। ठीक है, हर चीज़ पता होना जरूरी नहीं है कि मेरे को तो उसका नाम पता होना, अरे होता ही होगा मान लो। ठीक है, फिर देखो बोल रहा है सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन एनवायरमेंट टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, अरे होता ही होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर से नीचे भी होती होंगी, कुछ सी में होती होंगी, आसमान में होती ही होंगी। हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है वो, इंसानों की बात थोड़ी कर रहा है कि पैसिफिक ट्रेंच में इंसान मिलेंगे, क्या कॉमन सेंस की बात बता रहा हूं मैं, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात बोल रहा है, होता ही होगा यार। अब वो बोल रहा है हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अरे होते ही होंगे, पाए जाते होंगे। अगर मान लो लेट सपोजेडली मुझे ये अभी भी नहीं पता है कि हाईली बेसिक एनवायरनमेंट में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता या नहीं होता है, अरे होता ही होगा, मैं बोल रहा हूं होता ही होगा, मुझे नहीं पता मगर होता ही होगा। ठीक है, तो कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, हर चीज पढ़ के नहीं जा सकते ऐसे पेपर में, कैसे पढ़ोगे, कोई किताब ही नहीं है इनके लिए। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो फिर से स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 हिल गए, इतने बड़े बड़े ऑप्शन। इसमें से स्टेटमेंट 2 जो एक सीरियस एस्पिरेंट होता है ना, हम सब ने पढ़ी हुई ये चीज़ें कि सारफेजी एक्ट जो है वो कब आया। ठीक है, तो इनवाइट जो है दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज बोरोवर्स अंडर द सारफेजी एक्ट। अब मैं आपको देखो ये बेसिक चीज़ नहीं बताऊंगा यहाँ पे कि ये कैसी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होती हैं, किस तरीके से काम करती है, म्यूचुअल फंड जैसे लोगों से पैसा लेके रियल एस्टेट में लगाना या किस तरीके के इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना, ये सब मैं नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है, अब कॉमन सेंस की बात है कि अगर ये एक ऐसी म्यूचुअल फंड जैसे काम करती है जो लोगों से पैसा लेके लगाती है, तो ये बोरोवर ही होगी ना, और बोरोवर की तरह ही रिकॉग्नाइज किया जाता होगा इसको, है तो बोरोवर ही, पैसा ले रही है ना। खैर, तो ये मैं मानूंगा कि सेकंड स्टेटमेंट जो है ये लॉजिकल भी है और आपके इकोनॉमी में कितनी पकड़ है ये उसको चेक कर लेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर चीज़ है रिकॉग्नाइज्ड एज बोरोवर, ये कोई नहीं पढ़ाता है ना, ये कोई एज सच स्पेसिफिकली नहीं पढ़ाई जाती चीज़, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, मैंने भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है बस। अब मुद्दा तो है स्टेटमेंट 1 का कि भैया ये जो इनवाइट्स है डिस्ट्रीब्यूटेड टू देयर इन्वेस्टर, क्या बोल रहा है ये, इंटरेस्ट इनकम, जो इंटरेस्ट इनकम आएगी, देखो कुछ लोगों ने पैसा दिया है तो पैसा वापस भी लेंगे, और पैसा दिया है तो इंटरेस्ट भी लेंगे, तो वो जो इंटरेस्ट की इनकम आएगी जो ये ट्रस्ट देगा लोगों को वापस, क्या उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा क्या। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 2 सजेशन दूंगा। पहला तो ये कि आप इस क्वेश्चन को देख के डर के भाग जाओ,
वो आसान चीज़ है, या दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो, है ना, भागने का मतलब नेगेटिव सेंस नहीं है, इसको स्किप कर दो। या आप प्रेरणा लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। अगर आपने 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा है, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था। देखो यार, क्या होता है ना, ये होती है आपकी तैयारी कि आप किसी चीज़ को देख के यूपीएससी का पीछे जाके आपका दिमाग चल जाए कि यार उन्होंने इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछा था जस्ट प्रीवियस ईयर में ही, जहाँ पे उन्होंने सेम चीज़ पूछी थी कि टैक्स नहीं देना पड़ेगा क्या कैपिटल गेन पे या उसके डिविडेंड पे। सेम क्वेश्चन पूछा था और वो ऑप्शन गलत था। समझ आ रही है क्या आपको बात? अगर आप प्रेरणा लोगे चीज़ों से और बिल्कुल सेम चीज़ों से, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स और डिविडेंड, ये दोनों शब्द वहाँ पे मेंशन्ड है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड में, तो आपको ये चीज़ खुद ब खुद समझ में आ जाती कि ऑप्शन गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। खैर, अब आप में से कुछ लोग हो सकता है इसको बोलें कि यार ये कौन सी बात होती है कि किसी एक चीज़ को देख के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, जो कि मैं मानता हूँ सही भी है, ठीक है। बट देन टू, अगर आपको लग रहा है, देखो मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा। अब मान लो पेपर में बैठ के आपकी हवा इतनी टाइट हो गई कि आपसे कोई चीज़ बनी नहीं रही, कुछ भी नहीं बन रहा, तब आपको ये ट्रिक्स और ये एलिमिनेशन टेक्निक्स जो हैं वो काम आती हैं। समझ रहे हो आप बात को? ये ऐसा नहीं होता है कि आपसे पूरा पेपर अच्छा बन गया, आपने इतने टफ पेपर में मान लो 50 से 60 क्वेश्चन कर दिए। जो एक सीरियस एस्पिरेंट होता है ना, उसको पता होता है कि पेपर टफ आया है, ईजी आया है, और उस 60 क्वेश्चन को करने के बाद में भी आप फिर से लग गए कि अब मैं तो बाकी के 40 भी कर दूंगा, है ना। तो ये मूर्खताई वाली बात नहीं करना है। हम बात कर रहे हैं कि अगर पेपर बिल्कुल ही टफ बन ही नहीं रहा है, अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, तो किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाए, मैं आपको वो सिखा रहा हूँ। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। खैर, अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, भैया अटक गए हम, तो समझ ही नहीं आ रहा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ टूल स्टिक से जो इंसेक्ट्स को निकालता हो लकड़ी के अंदर से। मैं यहाँ पे आपको ये बात बोलूँगा कि देखो, यहाँ पे भी आपको इस क्वेश्चन को तो अटेम्प्ट करके आना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। ये आपको चीज़ सीखनी पड़ेगी कि कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही है, क्योंकि जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा कि कौन सा एक जानवर है स्टिक से इंसेक्ट्स को निकालता है, वुड के अंदर से, पेड़ के अंदर से, कैट तो हो नहीं सकती, फिशिंग कैट, ऑटर हो नहीं सकता। जवाब आपका दिमाग जानता है कि या तो स्लॉथ बियर है या ऑरेंगुटान है। ऑरेंगुटान लगातार न्यूज़ में चल रहा है, पाम ऑयल के कारण इंडोनेशिया में उनको मारा जा रहा है, ठीक है। खैर, क्या इस नॉलेज के थ्रू ये क्वेश्चन बनता? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं बनता इस चीज़ से। कैसे बनता? मगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपने एटलीस्ट इस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन को हटा दिया, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब या तो ये लगा के आओ या ये लगा के आओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द मेकिंग ऑफ हाउ मैनी ऑफ द अबव आर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स यूज्ड। अब देखो यार, अगर आपको बेसिक चीज़ें भी पता है कि ये जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, अच्छा देखो बेसिक तो पता होना जरूरी है, क्योंकि ये वो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है जिसके ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के बारे में भी आप पढ़ते हो, लगातार पढ़ना ही पड़ता है, एनवायरनमेंट का टॉपिक है ना। इसको आप मीथेन से कंपेयर करके पढ़ते हो कि कितना ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, कार्बन डाइऑक्साइड से कंपेयर करके पढ़ते हो। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के बारे में आप में से कौन नहीं जानता कि इसको रेफ्रिजरेशन में यूज़ किया जाता है। अगर आपको ये चीज़ बेसिक पता है कि ठंडा करने, रेफ्रिजरेशन में इसका यूज़ होता है, ये एक साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। आप साइंस का, ये मैं आपको अब एक ट्रिक के साथ समझा रहा हूँ, है ना, 2-3 तरीके एक साथ कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। आप एक नॉलेज से, जो मैंने आपको रेफ्रिजरेशन का बताया, उसके थ्रू आप फोम को सही कर सकते थे, फायर रिटार्डेंट को सही कर सकते थे, ठीक है। अब मुद्दा आएगा कि ये जो एरोसोल है और लुब्रिकेंट है, इसका क्या करना है। हमेशा ध्यान रखो, ये चीज़ हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सीखी है कि जब भी ऐसे साइंस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि इनमें से इनका क्या यूज़ होगा, वो सारे ऑप्शन सही होते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमने यहाँ से सीखी।
आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो, मैंने आप लोगों को चीज़ें पढ़ाई हैं, हम लोगों ने प्रीवियस ईयर 2020 हो 2019 हो सारे चीज़ों को डिस्कस किया है, और जब जाके हम इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं, ठीक है। आप वहाँ से भी इस चीज़ की इंस्पिरेशन लो, वहाँ पे जाके आप देखो कि क्या वाकई में आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अगर हाँ, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो आपने थोड़ा सा लॉजिक लगाया, आपने थोड़ी सी ट्रिक लगाई और काम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को चीज़ों को अटेम्प्ट करना है, और मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये चीज़ भली ही फर्जी लग रही हो, मैं जानता हूँ कि यार ये कैसे पॉसिबल है कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की सिर्फ इतनी चीज़ नॉलेज से हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। मैं फिर ये रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपसे क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं बन रहे हैं, अटेम्प्ट करना ही है, और ये अटेम्प्ट अगर आपको एक क्वेश्चन इस तरीके का दिख रहा है तो इसे अटेम्प्ट कर मारो, ठीक है। खैर चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे भी बहुत से क्वेश्चंस आएंगे जो आपको लगेगा कि नहीं यार ये तो अटेम्प्ट करना ही पड़ेंगे। अब जैसे इस क्वेश्चन को उठाते हैं, ठीक है। अब ये कोई भी इकोनॉमी की फैकल्टी इंक्लूडिंग मी आपको पढ़ा ही नहीं सकते। ऐसा नहीं कि पढ़ाना नहीं चाहता है कोई, ये आपको पढ़ा ही नहीं सकते क्योंकि कोई टॉपिक ही नहीं है। स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, तो क्या करें भैया, दो ऑप्शन है कि क्योंकि पढ़ नहीं सकते और ना कोई पढ़ा सकता है तो इस क्वेश्चन को छोड़ दो, ठीक है, छोड़ के आ जाओ, बाकी लोग कर लेंगे, फिर आप देखते रहना उनका सिलेक्शन बैठ के। दूसरा तरीका है कि चलो भैया पढ़ा तो नहीं है, और पढ़ा भी है अगर अच्छे से उस सब्जेक्ट को, तो ये मुझे चीज़ नहीं आ रही, मान लेते हैं। याद करो हमने ट्रिक पढ़ी थी ऊपर कि जब भी दो एक जैसे ऑप्शन यूपीएससी देता है, याद आ रहा है ना, अफ्रीका के बारे में पढ़ा था अभी कि भूल गए। जब हमने अफ्रीका के बारे में पढ़ा तो हमने उससे क्या सीखा कि जब भी दो एक जैसे ऑप्शन रहते हैं उन्हीं में से कुछ ना कुछ आंसर यूपीएससी हमें जुगाड़ के देगा। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, सीसेट में भी ये काम करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जीएस की बात कर रहा हूं मैं। खैर अब ऐसा नहीं है कि आप इन चारों को पढ़ते तो इसके आंसर पे नहीं पहुंच पाते, आप तब भी पहुंच जाते अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो। मगर मैं तो एक ऐसे जनरलाइज डिस्कशन पे आपको लेके जाना चाह रहा हूं जहां पे आप अपना कॉमन सेंस और अपना लॉजिक डेवलप करो, ठीक है। तो स्मॉल फार्मर छोटा किसान है मगर फिर भी उसके पास लार्ज फील्ड हो जाए, ये कैसे पॉसिबल है? सोच के तो देखो एक बार कि छोटा किसान लिख रहा है और लार्ज फील्ड लिख रहा है, कैसे पॉसिबल है भैया? ये तो जब ही पॉसिबल है ना जब छोटे छोटे किसान मिल जाएं। या और क्या हो सकता है, या हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा उद्योगपति आए और छोटे 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 किसानों को बोले कि तुम सारी लैंड मुझे अपनी बेच दो, और एक बहुत बड़ी लैंड पे खुद फार्मिंग करने लग जाए। अगर कोई खरीदने बेचने की बात होती तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ी लिखा होता कि स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है। सोच के देखो, यहाँ पे कुछ तो लिखा होता, ट्रेड खरीद फरोख्त कुछ तो लिखा होता। वो तो सिंपल लिख रहा है स्मॉल फार्मर, फार्मर तो है मगर लार्ज फील्ड है, ये कैसे पॉसिबल है? ये जब भी पॉसिबल है जब बहुत से छोटे छोटे मतलब कि मार्जिनल फार्मर अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लें इनटू ग्रुप्स। चकबंदी के बारे में पढ़ा है, चकबंदी गांधी जी, ठीक है। देखो नॉलेज कौन सी कहाँ पे यूज आएगी नहीं पता, मगर जिसने शिद्दत से पढ़ाई की है ना उससे क्वेश्चन तो बनेंगे, ये बात तो डेल श्योर है ना। तो ऑर्गेनाइज कर लिया अपने आप को, सिंक्रोनाइज कर दी अपनी लैंड, और एग्रीकल्चर ऑपरेशन कर रहे हैं। इसको पढ़ के देखो, ये लिख रहा है कि मार्जिनल फार्मर कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे कॉर्पोरेट बॉडी के साथ और सरेंडर कर देंगे अपनी जमीन को कॉर्पोरेट बॉडी को फॉर अ फिक्स टर्म। तो ये तो बेचना ही हो गया एक तरीके से, है ना, और एक अग्रीड पेमेंट ले लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट बचा ही कहाँ कि छोटा किसान होगा मगर बड़ी जमीन होगी, ये कॉन्सेप्ट कहाँ बचा? सोच के देखो। चलो मैं तो मानता हूं कि आपने ये लॉजिक भी नहीं लगाया कि दो ऑप्शन जो एक जैसे रहते हैं उसी में से आंसर आएगा, मान लेते हैं आप बिल्कुल सत्यवादी हरिश्चंद्र बन के चले गए कि भैया मैं तो आएगा तो ही करूंगा। अरे भैया अगर ए और डी ऑप्शन को पढ़ोगे ना तो खुद ब खुद समझ जाओगे कि ये बात कर रहा है रीसेटलमेंट के बारे में, रीसेटलमेंट। और पता नहीं कौन सी भलती बात कर रहा है कि जो रीसेटलमेंट करवाएंगे हम लार्ज नंबर में लोगों का जो वॉर के कारण देश छोड़ के भाग चुके, पता नहीं क्या, और कल्टीवेबल लैंड दिलवा देंगे। क्या फर्जी चीज़ लिखी हुई है, कोई तुक ही नहीं है इस चीज़ का। सोच के देखो, कोई तुक ही नहीं है। दूसरा देखो, एक कंपनी ने एक्सटेंड कर दिया लोन
टेक्निकल नॉलेज, मटेरियल इनपुट टू अ नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर इन एन एरिया, ताकि वो एग्रीकल्चर कमोडिटी को प्रोड्यूस कर पाएँ जो कंपनी को चाहिए उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए और कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए। ये तो लोन दे दिया, चलो मान लो लोन दे दिया, अरे भैया ये स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट दोनों सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को कि कंफ्यूजन क्रिएट कर पाए। सोच के देखो, कोई तुक ही नहीं है इन दोनों ऑप्शन का। तो एक तो ये तरीका हो गया जो हमारी ट्रिक बोलती है या लॉजिकल गेस बोलता है, कुछ भी बोल लो, और एक हमारी बेसिक समझ हो गई। अब बताओ इस क्वेश्चन को कैसे छोड़ के आए, और छोड़ के आएंगे तो लोग हमें मूर्ख नहीं बोलेंगे क्या? बोलना भी चाहिए। ठीक है, 23rd क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे, अच्छा इस क्वेश्चन को तो मैं करा चुका हूँ, नीचे प्लेलिस्ट में देख लेना, यहाँ पे मैंने आपको इसको समझा दिया है कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को भी बता चुका हूँ मैं, बहुत आसान था। मैं आपको सब लॉजिक के थ्रू बता रहा हूँ कैसे आपको चीज़ों को करना है सॉल्व। ठीक है, अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे, यहाँ पे लिख रहा है कि कुछ ट्राइबल लोग इंडिया में नाइजर सीड को यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए। अरे भैया करते ही होंगे, नाइजर छोड़ो, या दुनिया का कोई भी सीड लिख दो, चलो मैं आपको इतनी फ्रीडम दे रहा हूँ, दुनिया का कोई भी बीज लिख दो, उसका कुछ ना कुछ उपयोग कुकिंग में कोई ना कोई तो करता ही होगा। अरे किसने देखा है जाके, किसने देखा है जाके? ये तो ऐसी बात हो गई, प्रेरणा लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रेरणा लो। अगर आपको यहाँ पे कोई एक ऐसा पॉइंट बना के भेज दे कि अभी कुछ लोग सोमालिया से भारत में एज अ रेफ्यूजी आके रह रहे हैं, अरे कोई ना कोई तो रह ही रहा होगा, रह ही रहा होगा, मान लो। वो देखने थोड़ी जाएगा, ऐसे ऑप्शन सही ही होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा, क्योंकि ये लेक्चर एक साथ बहुत ज़्यादा लंबा आपको मैं नहीं डिलीवर करना चाह रहा, वरना एफिशिएंसी डाउन होती है। मैं आपको और भी ये चीज़ें बताऊंगा, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे इन क्वेश्चंस में आपको दिमाग लगाना है। मैं आपको ऐसे बहुत से तमाम क्वेश्चन करके बताऊंगा, कौन से ईजी हैं, कौन से फैक्चुअल हैं। ठीक है, अपने कमेंट्स, आपको ये चीज़ कैसी लग रही है, हो सकता है आपको इसमें कोई और चीज़ एक्स्ट्रा समझनी हो, मुझे चैट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ मैं, पढ़ाता तो देखो मैं डेली बेसिस पे हूँ आपको। ठीक है, मगर मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसी चीज़ सीखो कि पेपर को कैसे निकालना है। इसी के साथ साथ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस और भी बहुत सारे डाले हुए हैं, तो आप इंडियन इकोनॉमी या करंट अफेयर्स कोर्स में जाके उसे देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन्ड है। That's it from my side for this particular lecture. Indian, keep shining. Have a good day. कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बुद्धि IAS एकेडमी को और करे अपने UPSC MPCS का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।